हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस प्यारे से सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम केजीएस के अंतर्गत जो बुक्स पब्लिश की गई है मार्केट में, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको बता दूं कि ये जो बुक्स है टीआरई 4 एवं टीआरई 5 दोनों कैंडिडेट्स के लिए बेहद बेहतरीन है। इसलिए आप इस गाइड को आप जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं जो बुक पढ़ा रहा हूं उस बुक्स का रिव्यू आपको दे देता हूं, ताकि आप भी उस बुक को मार्केट से परचेज करके इसे हमारे साथ मिलकर आसानी से पढ़ सके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। तो आइए सबसे पहले इस बुक के पूरे रिव्यू को खूब अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में देख ही पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिख दिया है बिहार शिक्षक बहाली। दूसरा, आप यह भी देख पा रहे होंगे, यह बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 वालों के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात हमने पहले ही बता दिया। प्राथमिक विद्यालय अर्थात प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, यानी कि 1 to 5 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह गाइड है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जीएस, जिसे हिंदी में हम लोग सामान्य अध्ययन कहते हैं, जनरल स्टडी अंग्रेजी में कहते हैं, संपूर्ण गाइड लिखा है। यानी कि इस गाइड में आपको जीएस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे विषयों को समाहित करके इस गाइड का निर्माण किया गया है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित एकमात्र पुस्तक है ना, और इसमें विगत वर्षों के भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, चेहरा जो कि परिचय की मोहताज नहीं है, आप इन चेहरा को जानते ही हैं। ये खान सर का बुक्स है और यहाँ खान सर भी लिखा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बुक्स को जो पढ़ा रहा हूँ ये यूट्यूब के विरुद्ध पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी कहता है जिनके कोचिंग का बुक्स होगा, जिनका खुद का कोचिंग होगा, वो अपने कोचिंग में अपने बुक्स को पढ़ा सकते हैं यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन यदि हम इस बुक को पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब इसका विरोध करता है और हमारे चैनल को रिमूव करवा सकते हैं या फिर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक बार यूट्यूब से भी क्षमा चाहते हैं, और इसके साथ साथ में इस बुक्स के जो संपादक हैं खान सर, उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं। अगर आप ये समझ करके चैनल को कुछ भी ऐसा ना करें कि हम ये बुक्स इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब छात्र एवं छात्राएं हैं, गरीब भाई बहन हैं, जो पटना जाकर के तैयारी नहीं कर सकते या फिर बुक्स नहीं खरीद सकते। कम से कम एक मोबाइल के माध्यम से वह आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम सभी के हितों के लिए इतना बड़ा विरोध में हम जा रहे हैं। तो इसलिए हम खान सर एक बार पुनः आपसे हम क्षमा चाहते हैं, और यूट्यूब हम आपसे भी क्षमा चाहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब आज जो हम क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं, जरा उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, आज की क्लास में जिस विषय की हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विषय है, आपको इतिहास का ही एक टॉपिक कह सकते हैं। इतिहास के अंतर्गत ही इस विषय को पढ़ा जाता है ना, और इसे आप टॉपिक ही समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह इतिहास का एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति। अब हम आपको सबसे पहले ये बात बताएंगे कि भारत की संस्कृति जो है क्या होता है, भारत की संस्कृति का मतलब क्या हुआ, इन शब्दों का अर्थ क्या हुआ। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब भारत के बारे में तो आप पहले से जान चुके हैं कि भारत आपका देश है, अर्थात भारत एक देश का नाम है। वहीं अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति मतलब होता है किसी समाज या किसी समूह का, है ना, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन एवं अन्य गतिविधियों का तरीका, है ना। याद रखिएगा, संस्कृति की चर्चा जब भी हो तो उसे अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं, और कल्चर का मतलब या फिर संस्कृति का मतलब कहे तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा परिभाषा की दृष्टि से, संस्कृति जो है किसी भी समाज या समूह के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन
बोली भाषा एवं अन्य गतिविधियों का तरीका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपको संस्कृति। अच्छा, एक बात बताइए, संस्कृति के बारे में आपको जो है हम बता रहे हैं, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, ये सब मानव खुद अपने मन पसंद के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से सिलेक्शन करता है ना, है ना। तो सोचिए, जब मानव खुद करता है यानी कि संस्कृति को किसने बनाया? मानव ने बनाया। इसलिए याद रखिएगा, संस्कृति जो होता है ना वो आपको मानव निर्मित होता है। संस्कृति जो होता है वो किन के द्वारा बनाया गया होता है? मानवों के द्वारा। ठीक है, लेकिन अभी बहुत छोटा दिख रहा होगा, अब हम आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं। चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय संस्कृति जो एक टॉपिक है, वहां पर लिखा है संस्कृति, फिर लिखा है आपको मानव निर्मित, यानी कि संस्कृति जो है वो हम मानव के द्वारा बनाई गई है। और देखिए, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, संस्कृति का मतलब हम बताएं आपका खान पान, आपके रहन सहन का तरीका, आपके बोली और भाषा, है ना, का तरीका, इसके बाद आपका रीति रिवाज एवं अन्य गतिविधि। तो ये सारी गतिविधियों को बनाता कौन है? मानव बनाता है ना। मानव कोई भी गतिविधि, मानव कोई भी नियम कायदा जो बनाता है अपनी सुख सुविधाओं को देख करके बनाता है। वैसी कोई भी नियम का निर्माण नहीं किया जाता है जो कि मानव के हित में ना हो। मानव के हितों के लिए किसी प्रकार के नियम कायदा बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो संस्कृति है वह आपको भौतिक और अभौतिक दो प्रकार के होते हैं। संस्कृति कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होते हैं भौतिक और दूसरा होते हैं अभौतिक। याद रखिएगा, भौतिक का मतलब होता है बाहरी, जिसे आप देख सकते हैं, और अभौतिक का मतलब जिसे आप नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए, अब हम आपको और भी कुछ बात बताते हैं। हम पहले बता दिए भौतिक मतलब बाहरी, और बाहरी को आप मूर्ति भी कह सकते हैं, अर्थात जो आपके सामने है। तो जो आपके सामने है उसे तो आप देखेंगे, तो इसलिए याद रखिएगा कि भौतिक को आप मूर्त संस्कृति भी कह सकते हैं। भौतिक संस्कृति को आप मूर्त संस्कृति भी कह सकते हैं। वही अगर हम बात करें अभौतिक संस्कृति, तो उसे आप अमूर्त संस्कृति भी कह सकते हैं। याद रखिएगा कि भौतिक संस्कृति या मूर्त संस्कृति के अंतर्गत अगर उदाहरण की बात करेगा तो आप इतना ही बात याद रखिएगा, जिसे आप देख सकते हैं वो मूर्त संस्कृति, अर्थात जैसे कि भवन आप देख सकते हैं, जैसे कि आप परिवहन के साधन को देख सकते हैं, सुविधाओं के साधन को देख सकते हैं। जैसे कि अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा संस्कृति की बात करें, तो वहां पर बैलगाड़ी की चर्चा हुई है ना। इसके बाद वहाँ हड़प्पा के कुछ भवनों को दिखाया गया है ना, कुछ स्नान घर को दिखाया गया है, कुछ अन्नागार को दिखाया गया है। तो ये सब जो आप अन्नागार, स्नानागार या फिर भवन बनाने की तकनीक सब जो आप देखें, वो किस संस्कृति में आएगा? वो मूर्त में आएगा, क्योंकि उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, डायरेक्ट वे में देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संस्कृति भी है जिसे आप डायरेक्ट वे में नहीं देख सकते, जैसे कि खान पान, है ना। खान पान को आप डायरेक्ट वे में नहीं देख सकते। वैसे भी कहा है भजन, भोजन और शयन ये तीनों गुप्त रूप से करना चाहिए, पर्दे में करना चाहिए। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये जो खान पान है, रहन सहन के तरीके हैं, विचार, धर्म और दर्शन है, ये सब आपको अमूर्त संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो एक बार फिर से बताएंगे आप कि मूर्त संस्कृति के अंतर्गत क्या सब आता है? ठीक है, वेरी गुड, सुविधाओं के साधन। अच्छा, ये बताइए कि अभौतिक या फिर अमूर्त संस्कृति के अंदर क्या सब आता है? खान पान, रहन सहन के तरीके, विचार, धर्म और दर्शन। इतने चीज जो है आपको अमूर्त संस्कृति या फिर अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक का बात क्लियर हो चुका है? चलिए बताइए सबसे पहले कि संस्कृति कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से हो गए? वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं। अब देखिए, संस्कृति में जब आप खान पान के बारे में पढ़ते हैं, आप वेशभूषा के बारे में पढ़ते हैं, आप बोली भाषा के बारे में पढ़ते हैं, आप जो है रीति रिवाज के बारे में पढ़ते हैं, आप जो है कला के बारे में पढ़ते हैं, आप जो है ये क्या कहते हैं भाषा साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत की संस्कृति जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत आप विभिन्न जगहों के, अगर कहें तो भारत की संस्कृति है, अर्थात भारत के जितने भी राज्य हैं, है ना, सभी राज्यों के पहनावे, ओढ़ावे, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, इन सारी बातों की चर्चा जो है इस टॉपिक में होने वाला है। यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो एक बिंदु है ए, और ए बिंदु में आप क्या दिख रहे हैं? वास्तुकला या स्थापत्य कला। वास्तुकला या स्थापत्य कला। अब हम
सबसे पहले थोड़ा सा वास्तुकला क्या होता है और स्थापत्य कला क्या होता है, इन बातों की चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि वास्तुकला क्या होता है। वास्तुकला क्या होता है? देखिए वास्तुकला जिसे अंग्रेजी में हम लोग आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर। देखिए इसका जो मुख्य काम होता है ना वास्तुकला का, रचनात्मक सोच। ये क्या कर रहा है, जरा बातों पर ध्यान दीजिए। रचनात्मक सोच है ना। कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है, तो याद रखिएगा सबसे तेज चलता है मन, है ना। आप अपने मन को यहां से अमेरिका दौड़ा दीजिएगा तो तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम ये आपको बता रहे थे कि वास्तुकला जो है ना, यह एक रचनात्मक थॉट है। इसमें आपको एक सोच के माध्यम से किसी भी चीजों का रचना बन जाता है। किसी भी चीजों के बारे में क्या होता है, रचना बन जाता है। जैसे आप कोई चित्र ही बनाने के लिए बैठते हैं, उससे पहले आपके मन में थॉट आता है कि वो इस तरह का होगा, आंख इस तरह का होगा, नाक इस तरह का होगा, हम ऐसे आकार देंगे, ऐसे उसको बनाएंगे। वो हुआ रचनात्मक सोच। गणित और डिजाइन का उपयोग करके भवन का नक्शा तैयार करना, यानी कि वास्तुकला के अंतर्गत क्या होता है, आपको याद रखिएगा कि इसमें रचनात्मक सोच के माध्यम से किसी भी वस्तुओं का डिजाइन तैयार किया जाता है, अर्थात उसका खाका तैयार किया जाता है, अर्थात उसका नक्शा तैयार किया जाता है। चलिए बताइए, नक्शा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। बिल्कुल। यह जो है आपको तय करती है कि कमरे कितने बड़े होंगे, खिड़कियां कितनी बड़ी होगी, है ना, खिड़कियां कहाँ होंगे, इमारत मजबूत कैसे बनेगी। इन सारी बातों के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें? वास्तुकला में, यानी कि आर्किटेक्चर में। अब हम अगर बात करें स्थापत्य कला की, तो थोड़ा सा आप स्थापत्य कला को भी समझिएगा, लेकिन वास्तुकला से जुड़ा हुआ आपको एक और भी वर्ड है, तो जरा इसको भी समझते हुए चलिएगा। वास्तुकार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्किटेक्ट। क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट। और ये आर्किटेक्ट के बारे में आपको जानना है तो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और बाबू राव जो है वो किस मूवी में है? फिर हेरा फेरी में, या हाँ फिर हेरा फेरी में है। फिर हेरा फेरी में एक लाइन आता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं लाल किला बनाया हूँ, ये बनाया हूँ, ये ऐसे करके अक्षय कुमार बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो कभी वो मूवी देखिएगा आप। ठीक है, तो वास्तुकार का मतलब समझ लिए। वास्तुकार को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा वास्तुकार किसको कहा जाएगा, मतलब आर्किटेक्ट किसको कहा जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि जो व्यक्ति इमारतों की योजना बनाता है, इमारत मतलब किसी मकान की योजना बनाता है कि आप यहाँ पर ये बनाइए, यहाँ पर वो बनाइए, अच्छा रहेगा, मतलब एक तरह से डिजाइन तैयार करता है ना, वे कला, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो उसे हम लोग वास्तुकार कहते हैं। नहीं समझे आप? वास्तुकार का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, किसी भी चीजों का नक्शा तैयार करना। वास्तुकार का मतलब किसी भी चीजों का नक्शा तैयार करना। और वास्तुकला का मतलब उस पर ही जोड़ दीजिए। वास्तुकला तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तुओं का एक खाका तैयार करना, एक डिजाइन तैयार करना, एक जो है सो नक्शा तैयार करना। जिस कला के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग वास्तुकला कहते हैं। अब वास्तुकार किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति किसी वस्तुओं का, किसी मकान का, किसी भी इमारत का डिजाइन तैयार करता है उसे वास्तुकार कहेंगे। वास्तुकार को अंग्रेजी में हम लोग आर्किटेक्ट कहते हैं। ये भी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग समझेंगे कि स्थापत्य कला क्या होता है या फिर स्थापत्यकार क्या होता है। तो याद रखिएगा स्থাपत्य कला जो होता है ना, सबसे पहले स्थापत्य कला को अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, और इस कंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है रचना। देखिए इसमें वास्तुकला में डिजाइन तैयार किया गया था, लेकिन वो केवल डिजाइन ही तैयार किया गया था कि आप इस टाइप का करेंगे। लेकिन स्थापत्य कला में क्या होता है कि उस डिजाइन के अकॉर्डिंग उस मकान को या उस इमारत को स्थापना किया जाता है, यानी कि वास्तविक रूप उसको दिया जाता है। वास्तुकला में काल्पनिक रूप रहता है, लेकिन स्थापत्य कला में उसका वास्तविक रूप दिया जाता है। बातों को समझे या नहीं समझे जल्दी से बता दीजिए। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब हम थोड़ा सा स्थापत्यकार क्या होता है जरा इस पर भी चर्चा कर देते हैं। स्थापत्यकार को आप इंजीनियर भी कह सकते हैं, आप बिल्डर भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जो व्यक्ति नक्शे के अनुसार निर्माण स्थल पर कार्य की देखरेख करता है और भवन का निर्माण करवाता है, उसे हम लोग बिल्डर या इंजीनियर या फिर आप कहे तो स्थापत्यकार कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। आगे चले जी। तो ये था आपको थोड़ा सा वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में
विवरण आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब उसी वास्तुकला और स्थापत्य कला का कुछ उदाहरण भी आपके प्रत्यक्ष है, उसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि है वास्तुकला या स्थापत्य कला के अंतर्गत आपको स्तूप है ना, चैत्य है, विहार है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सिनेगॉग है एवं और भी अन्य उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण जो आप देखे हैं वो किसका उदाहरण? वास्तुकला या स्थापत्य कला का उदाहरण है। समझ में आ रहा है मेरी बात? जी हाँ। अच्छा, उदाहरण जो है वो तो हम लोग देख ही लिए, लेकिन यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेंगे, आप उसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, समझ लीजिए पहले। जैसे कि हम बात करें स्तूप, जैसे कि बात करें चैत्य और जैसे कि बात करें विहार, ये तीनों वर्ड्स जो है ना, ये आपको याद रखिएगा किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक शब्द है। याद रखिएगा, स्तूप जो होता है ना, वो बौद्ध धर्म के भिक्षु का जब निधन हो जाता है, वह परमात्मा में जब विलीन हो जाते हैं, तो उनके बॉडी के अवशेष को, और उनके बॉडी का अवशेष क्या होता है बताइए? जब व्यक्तियों का निधन हो जाता है, हम उसको जला देते हैं, जलाने के बाद उसका अवशेष बचता क्या है? उसका राख, उसका हड्डी। तो उसको रखने के लिए जिन सुरक्षित स्थानों पर मिट्टी का एक ढेर सा बना दिया जाता है, उसे ही हम लोग स्तूप कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया या नहीं आया? आया। अब है चैत्य। चैत्य का मतलब क्या होता है बताइए? तो याद रखिएगा कि बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत चैत्य के अर्थ की बात की जाए तो यह एक ऐसा पवित्र कक्ष होता है जहां बौद्ध धर्म के भिक्षु, बौद्ध धर्म के अनुयायी वहां पर बैठ करके प्रार्थना करते हैं या फिर पूजा करते हैं, यह भी कह सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो स्तूप है, समझ में आ रहा है, यह बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों के लिए एक ध्यान और सामूहिक प्रार्थना का मुख्य केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा चैत्य का मतलब क्या बोले? देखिए, चैत्य से याद रखिएगा कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो चेतना अवस्था में करते हैं कि अचेतन अवस्था में करते हैं? बिल्कुल सही बात। तो याद रखिएगा चेतना अवस्था में ही हम लोग बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु होंगे, अनुयायी होंगे, है ना, वो सारे लोग क्या करेंगे? तो प्रार्थना करेंगे। यानी कि प्रार्थना स्थल को या पूजा स्थल को ही क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है विहार। अब कहेंगे कि सर विहार का मतलब क्या होता है ना? तो याद रखिएगा जिस तरह से चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक उसी तरह से विहार जो है यह भी आपको बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। लेकिन याद रखिएगा इस विहार का मतलब क्या होता है? जहां पर बौद्ध भिक्षु या आप कहे तो बौद्ध धर्म के अनुयायी निवास के लिए एक मठ का रूप बनाता है। मठ, साधु संत को देखिएगा, आपको जो है सो मठ का निर्माण करते हैं वो जहां रहते हैं। समझ में आ रहा है? एक लोकोक्ति है कि ज्यादा साधु से या ज्यादा संत से मठ उजड़ जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो याद रखिएगा मठ जो हुआ वो साधु संत लोग अपना रहने का एक जगह बना लेते हैं, टेम्परेरी यानी कि अस्थायी, उसे ही आपको मठ कहा जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो याद रखिए विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं को रहने का निवास स्थान। कोई दिक्कत? चलिए आगे है आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। चलिए मंदिर मस्जिद तो आप जानते हैं, गुरुद्वारा पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए गुरुद्वारा का मतलब हुआ कि सिख धर्म के जो व्यक्ति होते हैं ना, सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं ना, वो व्यक्ति अपना प्रार्थना का स्थल, अपने पूजा का स्थल जहां बनाए होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? तो गुरुद्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गुरुद्वारा कहा जाता है। वैसे भी शब्द से ही स्पष्ट है, गुरुद्वारा मतलब गुरु का द्वार, है ना? गुरुद्वारा मतलब गुरु का द्वार, है ना? यह सिख धर्म के लोगों का एक पूजा स्थल या प्रार्थना भवन है। यहाँ सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को एक ऊंचे तख्त यानी कि सिंहासन पर रखकर पूजा की जाती है। गुरुद्वारों में सभी धर्मों और जातियों के लोग का स्वागत किया जाता है। तो गुरुद्वारा का मतलब भी समझ गए। आप पटना साहिब में भी जा सकते हैं, वहाँ गुरुद्वारा है। आप दिल्ली में भी जा सकते हैं, वहाँ भी गुरुद्वारा है। एवं कई जगहों पर गुरुद्वारा है और वहाँ पर किसी भी धर्म के व्यक्ति जो है वहाँ पर जा सकते हैं। सभी धर्मों को अलाउ है, यानी कि वहाँ पर अनुमति है कि आप जाइए वहाँ दर्शन कीजिए, है ना, या प्रसाद पाइए। आप समझ में आ रहा है मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब है सिनेगॉग। अब कहेंगे कि सर सिनेगॉग का मतलब भी जरा बताते हुए जाइए। तो याद रखिएगा ये एसपीडी का एक जबरदस्त प्रश्न है कि यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं सिनेगॉग कहते हैं। यहूदियों के, है ना,
यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगॉग कहते हैं। और याद रखिएगा कि सिख गुरु के जो गुरुद्वारा होते हैं, सॉरी, सिख गुरु के जो पूजा स्थल होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें मंदिर की, तो मंदिर के बारे में तो समझते ही है ना। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो लोग अपना प्रार्थना करने का स्थान बनाए रहता है ना, वहाँ उसे मंदिर ही कहा जाता है। अब मस्जिद की बात करें तो इस्लाम धर्म में जो अपना प्रार्थना कक्ष बनाए होते हैं उसे हम लोग मस्जिद कहते हैं। अगर बात करें विहार की, तो विहार का मतलब हमने क्या बताया? देखिए, विहार में लगा है वो, और वो से याद रखेगा बौ से याद रखेगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के भिक्षु जो रहने के लिए, निवास के लिए, रेजिडेंस के लिए एक मठ का निर्माण करता है, उसी बौद्ध मठ को ही विहार कहा जाता है। अब बात करूं मैं चैत्य के बारे में, तो हम बताए चेतना अवस्था में प्रार्थना करेंगे ना, और वो भी किस धर्म के लोग? तो बौद्ध धर्म के लोग। यानी कि बौद्ध धर्म के लोग अपने प्रार्थना या पूजा स्थल जो होते हैं उनका, उसे ही चैत्य कहा जाता है। और बात करें हम स्तूप की, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। और ढेर क्या चीज का? तो मिट्टी का। कैसे याद रखिएगा? तो बौद्ध धर्म के भिक्षु की जब मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, तो उनके शरीर के अवशेष भागों को है ना सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के अंदर दबा करके वहां पर मिट्टी का एक ढेर सा बना दिया जाता है ना, जिससे गांव भर में आपको साड़ा भी बोला जाता है, जो कुछ भी बोला जाता है आप याद रखिएगा, है ना। कि स्तूप किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निधन के बाद जो एक शरीर को अवशेष सुरक्षित रखने का जो एक मिट्टी का ढेर बनाया जाता है, उसे हम लोग स्तूप कहते हैं। अब बताइए कि यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सिनेगॉग किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे यहूदियों के पूजा स्थल को ही हम लोग सिनेगॉग कहते हैं। गुरुद्वारा किसे कहते हैं? तो सिख धर्म के लोग या सिख धर्म के अलावा कोई भी व्यक्ति वहां पर जाए तो सभी को अनुमति रहता है, और वहां पर जाकर के प्रार्थना कीजिए या फिर प्रसाद पाइए, जो कुछ भी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये जो आपको ए में जो भी महत्वपूर्ण बातें दी गई थी, सबको हमने एक एक करके क्लियर कर दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। अगला पॉइंट है आपको वी, और वी में है आपको स्तंभ कला या मूर्ति कला। बहुत ही सिंपल। स्तंभ कला मतलब स्तंभ से रिलेटेड कला, यानी कि स्तंभ कला एक ऐसी कला है जिसमें आपको लोहा और ये क्या कहते हैं उसको, पत्थरों के माध्यम से, सॉरी, लोहा केवल और ओनली फॉर लोहा, याद रखिएगा, है ना। लोहा के माध्यम से जो है किसी स्तंभ को एक डिजाइन प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कला कहते हैं। देखिए, स्तंभ कला की अगर परिभाषा की बात करें, तो स्तंभ कला की परिभाषा कहती है कि यह वास्तुकला की वह शैली है जिसमें किसी इमारत या खड़े रहने वाले पत्थरों को तराश कर मजबूत खंभे बनाए जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब जाहिर से स्पष्ट हो चुका है कि स्तंभ कला के अंतर्गत जो है स्तंभ का निर्माण किया जाता होगा, और वो जो स्तंभ का निर्माण किया जाता है वो पत्थरों के माध्यम से, पत्थरों को तराश कर। अब कहेंगे कि पत्थरों को तराश कर, इसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो तराशना का मतलब होता है, जैसे कि पत्थर मान के चलिए कि रुखरा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, तो उसको डिजाइन जो हम देंगे किसी मूर्ति का, मतलब किसी व्यक्ति का या किसी देवता का, तो पहले उसे हथौड़ा से पीट कर, तोड़ कर, तब जाकर के बनाते हैं। तो याद रखिएगा, तराशना का मतलब, यानी कि तराश कर जो यहाँ लिखा हुआ है, उसका मतलब हुआ कि उस पत्थरों को चोट देकर, तोड़ कर, तब जाकर के किसी नए आकार का जो आप जन्म देते हैं, नए आकार का जो विकास करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग तराशना कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि स्तंभ कला में क्या होता है कि पत्थरों को, है ना, पत्थरों को तराश कर तब जाकर के एक स्तंभ का निर्माण किया जाता है, एक खंभे का निर्माण किया जाता है। स्तंभ या खंभा दोनों बात बराबर हुआ लगभग में, उसे ही हम लोग, तो उस कला को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कला। जैसे अशोक का स्तंभ आप पढ़े होंगे, तो वो जो स्तंभ का निर्माण क्या हो गया होगा, वो स्तंभ कला के माध्यम से ही किया गया होगा। और जाहिर सी बात है, एक बात और क्लियर कर दी है कि स्तंभ कला के अंतर्गत जो स्तंभ बनाए जाते हैं वो खड़े पत्थरों को तराश कर किए जाते हैं। खड़े पत्थरों को अब देखिए खड़े पत्थरों को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हम अभी जस्ट बता दिया आपको कि पत्थर कौन सा होगा, तो खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि स्तंभ मतलब खंभा, और खंभा तो खड़े न रहेगा। इसलिए याद रखिएगा कि स्तंभ कला में किस वस्तुओं का उपयोग करके
स्तंभ बनाया जाता है तो आप याद रखिएगा पत्थरों को, पत्थरों का, किसका, पत्थरों का या खड़े पत्थरों का, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो ये था आपको स्तंभ कला। अब स्तंभ कला तो समझ गए, अब थोड़ा सा आप मूर्ति कला भी समझ लीजिए। हाँ, एक बात और जरा आपको बता दें, स्तंभ कला के अगर उदाहरण की बात करें तो आप याद रखिएगा जैसे कि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वो स्तंभ हो गया, है ना। इसके बाद जो है आप याद रखिएगा बिहार में भी कुछ स्तंभ है, जैसे कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, रामपुरवा और वैशाली के एक ऐतिहासिक अशोक स्तंभ। ये सब आपको जो है स्तंभ कला के अंतर्गत बनाया गया एक उदाहरण है। ये बात समझ में आ गया। अब हम चलते हैं मूर्ति कला में, है ना। देखिए मूर्ति कला बोलने से ही स्पष्ट हो रहा है कि मूर्ति को बनाने की कला। और एक बात बताइए कि आप लोग बचपन से लेकर के अभी तक में सरस्वती पूजा या कई पूजा आप जो है सो होते हुए देखते हैं और मूर्तियों को बनते हुए भी देखे होंगे। तो मूर्तियों का निर्माण किन चीजों से किया गया है? मिट्टी से देखे हैं। क्या आप पत्थर की मूर्तियों को नहीं देखे हैं? देखे हैं। क्या आप पीतल या किसी धातु की मूर्तियों को नहीं देखे हैं? तो कुल मिलाकर के आप यह आराम से याद रख सकते हैं कि मूर्ति कला एक ऐसी कला है जिसमें किसी पत्थरों, मिट्टी या फिर आपको किसी धातुओं के माध्यम से किसी देवी देवताओं या किसी व्यक्तियों का या किसी वस्तुओं का मूर्ति बनाया जाता है, या कह सकते हैं उसका आकार दिया जाता है। अब बताइए मूर्ति कला समझे कि नहीं समझे? और मूर्ति कला के अंतर्गत जो है किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है तो बताइए। बचपन से क्या देखते आ रहे हैं? पहले मिट्टी, फिर पत्थर। अब बहुत सारे देवता ऐसे बहुत जगह पर देखिएगा पत्थर के ही देवता बना दिए गए हैं, है ना। पत्थर, इसके बाद जो है सो धातु। देखिए धातु बोलने से ही स्पष्ट हो जाता है, सोना, चांदी, पीतल जितने भी है ना वो सब कुछ उसी में आ जाते हैं। धातु का मतलब वही सब उसका उदाहरण होता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो आप मूर्ति कला ये और स्तंभ कला दोनों समझ चुके हैं। देखिए स्तंभ कला और मूर्ति कला के अंतर्गत जो है कुछ उदाहरण है, जैसे कि गंधार शैली। क्या चीज है? गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, नागर शैली आदि। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि गंधार शैली का मतलब क्या हुआ, या फिर गंधार शैली की क्या विशेषताएं हैं, या फिर मथुरा शैली और अमरावती तथा नागर शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा गंधार शैली भारतीय, यूनानी और रोमन कला, ये 3 पॉइंट्स को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। एक बार फिर से समझ लीजिए। गांधार, पहले तो ये बोलिए, क्या बोले? गांधार। और याद रखिएगा कि गांधार शैली जो है वह 3 कला का, है ना, मिश्रण है। कौन कौन सा कला? तो सबसे पहले तो याद रख लीजिए आप अपने भारत देश के बारे में, भारतीय कला, है ना। उसके बाद याद रखिएगा भारत को यूनानी ने किस नाम से पुकारा था? तो इंडिया के नाम से। तो आप यहाँ से दूसरा चीज भी याद रख सकते हैं, एक हो गया भारतीय कला, दूसरा हो गया यूनानी कला और तीसरा हो गया रोमन कला। फिर से बोलिएगा, भारतीय, यूनानी, रोमन। फिर से बोलिए, भारतीय, यूनानी, रोमन। भारतीय, यूनानी और रोमन। तो भारतीय, यूनानी और रोमन कला, इन तीनों कला शैली का उपयोग करके, है ना, तब जाकर के आपको गांधार शैली का निर्माण किया गया है। अब ये भी बात कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा जरूर कि गांधार जो है आपको 3 कला शैलियों का मिश्रण है, या 3 कला शैलियों को मिला करके इस शैली का निर्माण हुआ है या विकास हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण बात और याद रखिएगा कि गांधार कला शैली में मुख्यतया जो है आपको बौद्ध धर्म की मूर्ति कला, है ना, मूर्ति का निर्माण किया गया है। फिर से समझ लीजिए, गांधार कला में अधिकतर यानी कि मुख्य रूप से जो है भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बात समझ में आता आ गया? ना याद रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा मान के चलिए पढ़ते क्रम में कोई गैस छोड़ देता है, मान के चलिए, तो हम लोग बोलते हैं कैसा बुद्धू लड़का है तू, कम से कम बाहर जाके गैस छोड़ लेता, है ना, क्योंकि गंध करने लगा तुम जो गैस छोड़ा। तो इसलिए याद रखिएगा। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि स्टिक बगल में रहेगा, हम उसको तेताड़ देंगे, है ना, तेताड़ेंगे तो 3 डंटा मारेंगे, और 3 डंटा से याद रखिएगा कि गंध करेगा तो 3 डंटा, अर्थात गांधार शैली जो है वो 3 कला शैलियों का उदाहरण है ना। और वो कौन कौन सा कला शैली? तो एक भारतीय, दूसरा यूनानी और तीसरा रोमन। फिर से बोलिए, भारतीय, यूनानी और रोमन। और गांधार कला में किन देवताओं की मुख्य रूप से मूर्ति देखने को मिली है? बिल्कुल, भगवान बुद्ध की। ये भी बात समझ में आपको आ गया? यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो ये था आपको गांधार कला शैली। इसके बाद है आपको मथुरा शैली। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग मथुरा शैली के बारे में भी जानते हैं।
देखिए मथुरा शैली जो है प्राचीन भारत की एक प्रमुख मथुरा कला मूर्ति कला शैली है। याद रखिएगा मथुरा, क्या चीज? मथुरा। मथुरा कला शैली जो है प्राचीन भारत की एक प्रमुख मथुरा कला मूर्ति कला शैली है। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या भारत के अलावा किसी दूसरे देश का नाम आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जब दूसरे देश का नाम नहीं आया इसका मतलब यह एक स्वदेशी शैली के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि इसमें किसी दूसरे देश का कला जो है मिक्स नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा कि मथुरा कला शैली को स्वदेशी कला शैली भी कहा जाता है और यह प्राचीन भारत की एक प्रमुख कला शैली है जो कि मथुरा कला शैली के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ये जो मथुरा कला शैली है यह मुख्य रूप से कुषाण और गुप्त काल के दौरान उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में फली फूली थी, है ना। उत्तर प्रदेश के मथुरा कला शैली, है ना, यह आपको जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फैली थी। और वैसे भी मथुरा जो है आपको कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मथुरा कला शैली से रिलेटेड ये बात आप समझ चुके होंगे। मथुरा कला शैली के विकास किस राज्य में हुआ? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। किस देश में हुआ? भारत देश में हुआ। ठीक है, यह पूरी तरह से स्वदेशी और भारतीय परंपराओं पर आधारित है। जो बात हम पहले आपको बोले अब यहाँ पर भी आ चुका है, क्या कि मथुरा कला शैली जो है पूर्ण रूप से जो है भारतीय परंपरा पर आधारित है, अर्थात यह स्वदेशी कला शैली है। ठीक है, याद रखिएगा कि मथुरा कला शैली में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, फिर से बोलेगा, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। एक मुख्य बात और भी है कि मथुरा कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण किया जाता है वह किस कलर की मिट्टी से और कैसी मिट्टी से? तो याद रखिएगा लाल बलुआ, है ना, चित्तीदार मिट्टी से। फिर से बोलेगा, लाल बलुआ चित्तीदार मिट्टी से। अर्थात याद रखिएगा कि मथुरा कला शैली में मूर्तियों को बनाने के लिए विशेष रूप से चित्तीदार लाल रंग के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलिए अब जो है हम लोग ये मथुरा कला शैली को समझ चुके हैं। ठीक है, मथुरा कहाँ है? तो ये बता दीजिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में। अब हम लोग समझेंगे कि अमरावती शैली क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए याद रखिएगा कि अमरावती शैली प्राचीन भारत की एक प्रमुख मूर्ति कला और वास्तुकला शैली है। तो जिस तरह से आपने देखा कि मथुरा शैली जो कि प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित है, ठीक उसी तरह से अमरावती शैली जो है यह भी आपको प्राचीन भारत की ही एक वास्तुकला शैली है। ठीक है यहाँ तक? तो अमरावती शैली जो है प्राचीन भारत की एक प्रमुख मूर्तिकला और वास्तुकला शैली है, ये बात आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद याद रखिएगा इस अमरावती शैली का विकास कहाँ हुआ था? पीछे क्लास में चर्चा किए थे कि इसका विकास जो है आपको आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के पास हुआ था, है ना। और ये बताए भी थे कि कृष्ण भगवान जो है सो अमर है, इसलिए अमरावती वहां से याद रख सकते हैं। यह शैली सफेद संगमरमर, जिसे चूना पत्थर भी कह सकते हैं, उसके उपयोग से कथात्मक चित्रों यानी कि नैरेटिव आर्ट और त्रिभंग मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये जो शैली है अमरावती शैली, इस शैली में आपको मूर्तियों का निर्माण जो है इस तरह से किया जाता है जैसे आप मूर्तियों को देख करके एक कहानी को समझ सकते हैं। इस तरह से इस कला शैली में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो अमरावती शैली जो है यह भी आपको प्राचीन भारत की ही एक परंपराओं पर आधारित शैली है। ठीक है, चलिए अब है आपको नागर शैली। तो चलिए अब हम नागर शैली के बारे में आपको बताते हैं। अब नागर शैली पर जाने से पहले थोड़ा सा एक और जरूरी बात आपको हम बता दें कि अमरावती शैली में जो मूर्तियों का निर्माण किया गया वो आपको किस पत्थर से? तो आप कहेंगे सफेद संगमरमर या फिर आप कहेंगे चूना पत्थर से। दूसरा बात कि अमरावती शैली का विकास आपको कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर हुआ था। और तीसरी बात ये याद रखिएगा कि इस कला शैली का विकास जो हुआ था सातवाहन वंश और बाद में इक्ष्वाकु वंश के इक्ष्वाकु शासक के समय में हुआ था। सातवाहन वंश और इक्ष्वाकु शासक के समय में आपको अमरावती शैली का विकास हुआ था। अब किसी का इच्छा पूरा कर दीजिएगा तो उस व्यक्ति का आत्मा अमर हो जाएगा, ऐसा सोच लीजिए। जब कोई व्यक्ति मरने लगता है तो हम लोग पूछते हैं कुछ खेबा कुछ पीबा, है ना,
बात समझ में रखने ऐसे करते कि नहीं है? जी। कुछ उनकी इच्छा पूछते हैं ताकि उनका आत्मा मरे नहीं, आत्मा अमर हो जाए। कहने का मतलब अमरावती शैली का विकास कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर हुआ था। इसका विकास किस वंश के समय में? सातवाहन वंश के समय में, है ना। और किस शासक के समय में? तो याद रखिएगा सातवाहन वंश तो समझ ही गए थे, जिसके संस्थापक सीमुख थे। और इसके बाद इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु शासक, उसके समय में भी इनका विकास हुआ था। इन दोनों के मिला जुला करके समझिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है आपको बता दूं, इसमें भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की पूरी कहानियों की को मूर्तियों पर उकेरा गया है ना। ये जो आपको अमरावती शैली है ना, अमरावती शैली में आपको भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ जातक, उस जातक की पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को जो है आपको अमरावती शैली में लिखी गई है, याद रखिएगा। ठीक है यहाँ तक? जी। आगे चले। चलिए, अब जो है नागर शैली पर चलते हैं। नागर शैली के बारे में भी आप जरा समझते हुए चलिए। नागर शैली जो कि उत्तर भारतीय हिंदू मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। नागर शैली जो है उत्तर भारतीय हिंदू मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। देखिए नागर शैली है ना, नागर शैली में एक विशेष बात आ गया कि हिंदू मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। मतलब नागर शैली किस धर्म से जुड़ा हुआ? हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नागर हिंदू। अब ये बात कैसे याद रहेगा? तो देखिए कहावत में है ना कि अगर जिस समय लोगों की मृत्यु नजदीक होती है और उस समय अगर उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों का सजा उस वक्त उस व्यक्ति को मिल रहा होता है, प्राण जल्दी से नहीं निकलता है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि गाय का नंगड़ी पकड़ा दीजिए। गाय का नंगड़ी पकड़ा दीजिएगा तो बैतरनी नदी पार कर जाएगी, है ना, या कर जाएगा, और वो जो है आपको, है ना, बैतरनी नदी पार करके जल्द से जल्द जो है स्वर्ग से धार देगा। तो कहने का मतलब यह है कि नंगड़ी पकड़वाने वाला सिस्टम किस धर्म में? हिंदू धर्म में। और इसी बात से हम लोग याद रख सकते हैं कि नागर शैली का रिलेशन किससे? हिंदू धर्म से। और इसी बात से हम लोग याद रख सकते हैं कि नागर शैली जो है, नागर शैली कैसी शैली है? तो हम कहेंगे उत्तर भारतीय हिंदू मंदिर। उत्तर भारतीय हिंदू मंदिर का मतलब भारत के उत्तर एरिया में, भारत के उत्तर एरिया में जो हिंदू मंदिर का निर्माण जो होता है इसी वास्तुकला के आधार पर होता है ना, जो कि हिमालय से, बिल्कुल सही बात है, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय, नेपाल, है ना। तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक विकसित हुई है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ऊंचे शिखर, गर्भगृह और मंडप है। कहने का मतलब नागर शैली में अगर किसी मंदिर का निर्माण होगा तो उसकी तीन विशेषताएं, उसमें गुंबद सा निकला हुआ शिखर होगा, मतलब चोटी सा निकला हुआ उसका शिखर, और इसके बाद गर्भगृह, गर्भगृह का मतलब उस मंदिर में जो है आपको मंदिर के बीच में देवता को स्थापित किया जाता है, और जहां पर देवता स्थापित किया जाता है उसी को गर्भगृह कहा जाता है। और तीसरा याद रखिएगा मंडप। तो ये तीन चीज जहां पर मिल जाए, सबसे पहले क्या बोले? ऊंचा शिखर, दूसरा क्या बोले आपको बोले, दूसरा गर्भगृह, और तीसरा बोले मंडप। ये तीनों चीज जहां पर मिल जाए तो याद रखिएगा कि सर पढ़ाए थे नागर शैली, और नंगड़ी पकड़ के हिंदू धर्म में आपको बैतरणी नदी पार कराया जाता है। सर नागर शैली जो है वह प्राचीन, ये उत्तर भारतीय मंदिर की एक वास्तुकला शैली है। बताइए कि यहाँ तक बात समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। और एक बात और याद रखिएगा कि वैसे भी तो आप इंटर क्लास में पढ़े होंगे कि किस काल में मंदिरों का खूब ज्यादा विकास हुआ था, तो आप पढ़े थे गुप्त काल में। तो वहां पर बस गुप्त काल से जुड़ा हुआ ये बात आया कि नागर शैली का विकास जो हुआ था, ये नागर शैली की शुरुआत जो हुई थी, प्रचलन में जो आई थी, वो गुप्त काल से ही आई थी। किस काल से? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा आपको चबूतरा या फिर आप कहें तो ये नागर शैली की विशेषताओं को हम थोड़ा सा और बताते हैं। देखिए नागर शैली की विशेषता है कि इसमें चबूतरा होता है, और वो भी ऊंचा ऊंचा चबूतरा होता है। बताए थे पिछले क्लास में, मंदिर के एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बनाए जाते हैं। कहा कि मंदिर एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बनाए जाते हैं जिन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती है। बताइए, अपना सब तो उत्तर एरिया में ही पढ़ते हैं, और उत्तर एरिया में हम लोग मंदिर जो देखते हैं कई जगहों पर आपको कई सीढ़ियों से पार करते हुए तब जाकर के ऊपर में रहता है कि नहीं रहता है मंदिर। ठीक है, तो वो चबूतरा हो गया। गर्भगृह, गर्भगृह का मतलब बता ही दिए, वैसे फिर से समझ लीजिए। सबसे मुख्य देवता जो होते हैं उनकी मूर्ति वहीं पर रखी जाती है, और इससे ठीक ऊपर, उससे ठीक ऊपर सबसे ऊंचा टावर या उसका शिखर होता है। ठीक है, शिखर या कलश, गर्भगृह के ऊपर उठी हुई घुमावदार मीनार को शिखर कहते हैं।
घुमावदार होता है ना वो, उसका जो ये क्या कहते हैं उसको, अरे गुम्बद, ठीक है, जिसके शीर्ष पर आपको कलश होता है। फिर आगे है मंडप, यह गर्भगृह के सामने बना एक हॉल होता है जहां पर भक्त इकट्ठा होकर के रहते हैं। चार दीवारी का इसमें अभाव होता है, याद रखिएगा कि उत्तर भारतीय कला शैली में आपको मंदिरों का जो निर्माण किया जाता है उसमें चार दीवारी नहीं होती है। अब चार दीवारी का मतलब, जैसे ये आप यहाँ जो बैठे हुए हैं तो चारों ओर से ये दीवार के रूप में ये लगी हुई है ना, तो इसको चार दीवार कहा जाता है, जिसको हम लोग छहर दिवाली बोल देते हैं। वो छहर दिवाली नहीं होता है, चार दीवार होता है। क्या होता है? तो चार दीवार होता है। बात समझ में आ रहा है ना मेरी बात? अब यहाँ पर आप ब्रैकेट में देख ही रहे हैं कि उत्तर भारत के मंदिरों में, मतलब क्या हुआ कि नागर शैली का विकास जो देखने को मिलेगा आपको, नागर शैली का प्रचलन जो देखने को मिलेगा कहाँ पर? उत्तर भारत के मंदिरों में। ठीक है यहाँ तक? अब इसके बाद जो है आपको एक और पॉइंट्स है, दस्तकारी शिल्प। क्या है? दस्तकारी शिल्प। अब देखिए दस्तकारी शिल्प भी बहुत सिंपल है, याद रखना। दस्तकारी शिल्प में क्या होता है कि इसमें वस्तुओं का निर्माण जो किया जाता है वो हाथ के माध्यम से किया जाता है। किसमें क्या आता है? हाथ के माध्यम से। बिल्कुल। तो देखिए पहले वस्त्र का निर्माण क्या चीज से होता था? चरखा जला करके, या फिर महिलाएं लोग अभी भी स्वेटर जो बुनती है तो हाथ से ही करती है कि नहीं करती है ना। इसका मृद भांड, मृद का मतलब होता है आपको मिट्टी, भांड का मतलब क्या होता है? तो बर्तन, यानी कि मिट्टी का जो बर्तन होता है उसी मृद भांड कहा जाता है। तो याद रखिएगा दस्तकारी शिल्प के अंतर्गत जो घड़ा सब बनाते हुए आप देखे होंगे तो हाथ से ही बनाया जाता है। तो जब हाथ से ही बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि हाथ से जो की गई कारीगरी के माध्यम से किसी वस्तुओं का निर्माण किया गया उसे हम लोग दस्तकारी शिल्प कहते हैं। दस्तकारी शिल्प कहते हैं। तो दस्तकारी शिल्प भी बहुत अच्छी तरीका से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट्स पर, और अगला जो पॉइंट्स है आपका वो है आपको चित्रकला। देखिए चित्रकला को समझना भी बहुत आसान है, क्योंकि चित्रकला का मतलब ही होता है चित्र को बनाने की कला। और चित्र कई तरीकों से हम लोग बनाते हैं। धरती के सतह पर भी कई लोग चित्र बना देते हैं, दीवार की सतह पर भी चित्र बना देते हैं। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग अपना चित्र कहाँ बनाए हैं? कॉपी बनाए। बच्चे लोगों का जब ये क्या कहते हैं, एक परीक्षा होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, नहीं मतलब एग्जाम में उसको क्या कहा जाता है? हस्तकला, या ऐसे करके हस्तकला ही बुला जाता है। तो उस हस्तकला में बच्चे लोग कॉपी पर बनाते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग धरती पर बनाते हैं, कुछ लोग दीवार पे बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप सोचिए कि वो जो चित्र का निर्माण करते हैं वो किन किन वस्तुओं के माध्यम से करते हैं। हाँ बिल्कुल, मिट्टी भी हम लोग बना लेते हैं धरती के सतह पर, और पेपर पर रंगों के माध्यम से करते हैं, है ना। तो ये आपको चित्रकला के बारे में आप समझ गए। ठीक है, याद रखिएगा कि चित्रकला जो है आपको जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे जो है आपको नए नए तरीकों से बनता गया। अब बहुत सारे चित्र कुछ ही सेकंडों में बना लिए जाते हैं। कैसे? प्रिंट के माध्यम से। हम लोग कंप्यूटर से क्या करते हैं? एडिट करते हैं और उसे तुरंत प्रिंट कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो लेकिन पहले तो, लेकिन अभी भी वो देखिए, अभी भी जो उस चित्र का निर्माण करते हैं तो उसमें भी रंग का ही प्रयोग किया जाता है। और पहले भी जब हाथ से बनाते थे उसमें भी रंग का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? याद रखिएगा। तो चित्रकला जो है यह एक दृश्य कला है जिसमें कि समतल सतह पर रेखा, रंग और आकार का उपयोग करके अपने भावनाओं और विचारों को चित्रित किया जाता है। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोग जो है चित्र बनाने की कला में भी बदलाव करता गया, मॉडिफिकेशन करता गया। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं चित्रकला के माध्यम से जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो प्रागैतिहासिक चित्रकला। अब कहेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या हुआ? तो प्रागैतिहासिक का मतलब प्री हिस्टोरिक, यानी कि जिस समय लोगों को अक्षरों का बोध नहीं था, अर्थात लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, उस समय को ही कहा जाता है प्रागैतिहासिक। और सोचिए जब लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था तो उस समय लोग चित्र कैसे बनाते होंगे, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा प्रागैतिहासिक चित्रकला की जब भी बात हो तो याद रखिएगा जिस समय लोगों को लिखने पढ़ने की ज्ञान नहीं थी उस समय जो कला का निर्माण किया जाता था दृश्य रूप में, उसे ही हम लोग चित्रकला कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जल्दी बताइए। प्रागैतिहासिक चित्रकला कहते हैं। ठीक है, अब है आपको बौद्ध जैन चित्रकला। अब देखिए ये भी बात कोई बहुत बड़ा नहीं है। बौद्ध जैन चित्रकला से स्पष्ट है कि ये जो ऐसी चित्रकला जो कि बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ा हुआ। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? फिर आगे है आपको अजंता एलोरा चित्रकला। अजंता एलोरा चित्रकला, बात समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए अब हम लोग
एक नजर अजंता और एलोरा पर भी डालते हैं। याद रखिएगा, रेलवे में और कई एग्जाम में इस अजंता और एलोरा से जुड़े हुए कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम ये समझिए कि अजंता कहे चाहे एलोरा कहे, यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित है। फिर से समझ लीजिए, अजंता कहे चाहे एलोरा कहे, अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अवस्थित है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अवस्थित है। याद रखिएगा कि संभाजीनगर में अवस्थित चट्टानों को काट करके बनाई गई गुफाओं के दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक समूह हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि अजंता की गुफा कहे चाहे एलोरा की गुफा कहे, ये आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। अजंता की गुफा, याद रखिएगा, जनता जनता लगा हुआ है। अब जनता और सरकार, इस दोनों में महत्व किसका ज्यादा है? जनता का। इसलिए समझिए अजंता की गुफा है ना, तो जब अजंता की गुफा है दैट मीन्स सोच लीजिए जनता की गुफा है तो महान है जनता ना, तो जनता महान है तो महाराष्ट्र, यानी कि अजंता की गुफा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस जिले में? तो जिले की जब चर्चा हो तो याद रखिएगा औरंगाबाद जिले में। जिले की जब चर्चा हो तो औरंगाबाद जिले में, और नगर का चर्चा हो तो छत्रपति संभाजीनगर में। छत्रपति इन दो गुफाओं का जो है आपको स्थल कहाँ पर? तो अजंता और एलोरा गुफाओं, ये जो है ये आपको महाराष्ट्र के संभाजीनगर में, और अगर जिला पूछे तो औरंगाबाद। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल याद रखिएगा, ये दोनों गुफा जो है अपनी शानदार कला, मूर्ति कला और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थिति के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कि अगर अजंता की बात करें, अजंता की गुफा की बात करें, तो अजंता की गुफा जो है ना आपको बाघोरा नदी, कौन सा नदी? बाघोरा नदी। बिल्कुल, बाघोरा नदी। देखिए जनता सब जो होता है ना वो आपको एक बाघ के समान होता है, क्योंकि बाघ जिस तरह से अटैक करके किसी को निगल सकता है, ठीक उसी तरह से जनता भी एक ऐसा शक्ति होता है जो किसी भी सरकार को आसानी से गिरा सकता है। अभी जैसे कि देखिए शिक्षा मंत्री को सब भगाने के लिए कितना प्रयास कर रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर, है कि नहीं? इसलिए जनता में बहुत पावर है। तो चलिए अजंता की गुफा के बारे में समझिए एक बार फिर से। बाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ कुल 29 से 30 गुफाएं मौजूद हैं जो कि पूरी तरह बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। नहीं याद रहे तो ऐसे समझिए, अजंता में लगा है जनता, जनता से याद रख सकते हैं जातक, और जातक जब याद पहले से है कि जातक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है तो हम आराम से याद रख सकते हैं कि अजंता में लगा है जनता, जनता से याद रखेंगे जातक, और जातक तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो जिस तरह से जातक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह से अजंता की गुफा जो है यह भी आपको बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ही है, और यहाँ पर 29 से 30 गुफाएं मौजूद है जो कि विश्व धरोहर में आता है। यह बहुत ही पॉपुलर है, किसके लिए? तो अपनी कला शैली के लिए, अपनी आपको वास्तुकला शैली के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, एवं कई कारणों से जो है यह आपको बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आपको आया कि नहीं आया? और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि इस कला के निर्माण की अगर बात करें तो इस कला का निर्माण आपको दूसरी शताब्दी में हुई है, और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुई और छठी शताब्दी के बीच में इसका संपर्क हुआ, मतलब 2 और 6 के बीच में, यानी कि लगभग में कुल मिलाकर के समझिए जो है 4 साल लग गया बनाने में, है ना। और इसमें किस धर्म से जुड़ा हुआ गुफा है? बौद्ध धर्म से। कितनी गुफाएं? लगभग 29 से 30। ये गुफाएं भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं पर डिपेंड यानी कि आधारित है, और अपने सुंदर भित्ति चित्रों यानी कि पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया? तो ये था आपको अजंता की गुफा से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम आपको बताते हैं एलोरा की गुफा से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। याद रखिएगा, एलोरा कहे चाहे अजंता कहे, हमने बताया कि महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें 29 से 30 बौद्ध धर्म की वहां पर मूर्ति और गुफाएं बनी हुई है। ठीक है, अब जो है आप जरा एलोरा की गुफा पर आइए। एलोरा की गुफा जो है यह भी आपको संभाजीनगर से थोड़ी सी दूर यानी कि 30 किलोमीटर दूर बेरुल गांव में है।
कहाँ पर है? बेरुल गांव में। बेरुल गांव में। यहाँ पर उससे अजंता से अधिक यानी कि 29-30 उसमें था, यहाँ पर 34 गुफाएं मौजूद है। लेकिन इस 34 गुफाएं में एक बात तो जरूर है कि यहाँ हिंदू धर्म के भी और बौद्ध धर्म के भी और जैन धर्म के भी। फिर से सुन लीजिए, बौद्ध और जैन तो आपको याद रहेगा और इसके साथ साथ जोड़ दीजिएगा आप हिंदू, यानी कि हिंदू बौद्ध जैन, हिंदू बौद्ध जैन, इन तीनों धर्मों का एक अद्भुत संगम वहां पर रिप्रेजेंट होता है, यानी कि प्रस्तुत होता है। इसका निर्माण आपको 6वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच, मतलब यहाँ भी लगभग 4 साल लग ही जाता है। यहाँ की गुफा में 16, यहाँ की गुफा संख्या 16 में स्थित एक कैलाश मंदिर है जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही जाने जाते हैं। दुनिया भर में यह प्रसिद्ध है, जिसे एक ही विशाल चट्टान के ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। ये कैलाश मंदिर याद रखिएगा। कितने नंबर की गुफा? 16 नंबर की गुफा। आगे चलिएगा। तो ये था आपको एलोरा की गुफा, ये भी बात आपको समझ में आ चुका होगा। अब है आपको राजपूत मुगल चित्रकला, है ना, मतलब राजपूत कला अलग है और मुगल चित्रकला अलग है, जिस तरह से यहाँ पर बुक्स में दिया गया है। ठीक है, मुगल चित्रकला बोलने से स्पष्ट है मुगल काल, है ना, जिस समय मुगल वंश की स्थापना हुई, जब तक मुगल वंश के शासक मौजूद रहे तब तक के बीच में जितने भी कला का निर्माण हुआ, है ना, जिस शैली से, उसे हम लोग मुगल काल की चित्रकला कहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार कमेंट्स में आप लोग ये बात जरूर लिखिएगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे और मुगल वंश का पहला तथा अंतिम शासक कौन था। आप लोग प्यारा से कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिर आगे क्या है तो याद रखिएगा, आगे जो है आपको दक्कनी और पहाड़ी चित्रकला, दक्कनी और पहाड़ी चित्रकला, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो चलिए अब थोड़ा सा दक्कनी और पहाड़ी चित्रकला के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दक्कनी और पहाड़ी चित्रकला के बारे में हम लोग समझते हैं। याद रखिएगा, दक्कनी और पहाड़ी चित्रकला जो है भारतीय लघु चित्रकला की 2 प्रमुख और अनूठी शैलियां हैं। फिर से एक बार समझिएगा, दक्कनी और पहाड़ी चित्रकला भारतीय लघु चित्रकला की 2 प्रमुख और अनूठी शैलियां हैं। दक्कनी चित्रकला दक्षिण भारत के दक्कन, बहुत सिंपल है, द से दक्षिण और द से दक्षिण, यानी कि दक्षिण भारत की यह एक कला है। दक्कनी चित्रकला दक्षिण भारत के दक्कन पठार क्षेत्र से विकसित हुई है। जैसे कि कुछ क्षेत्रों के नाम लूं तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। जबकि पहाड़ी चित्रकला की अगर बात करें तो उत्तर में नेपाल, उत्तर में ही हिमालय पहाड़ है, तो इसलिए याद रखिएगा कि पहाड़ी चित्रकला जो है उत्तर भारत में हिमालय की तल छठी जैसे कि कांगड़ा, वसोहली में फली फूली अर्थात विकसित हुई। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब दक्कनी चित्रकला के बारे में थोड़ा सा और समझिए। दक्कनी चित्रकला शैली जो है 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच दक्कन क्षेत्र के मुस्लिम दरबारों में विकसित हुई है। याद रखिएगा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आया, दक्कनी कला शैली की अगर जब भी बात हो तो इसका विकास जो है मुस्लिम दरबारों में हुई है। कहां पर? मुस्लिम दरबार में हुई है। ठीक है, और इसकी एक और मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें चित्रों में चमकीले रंगों, सुनहरे रंग के प्रचुर उपयोग फारसी कला के साथ भारतीय तत्वों को सुंदर मेल कर दिखाता है। राजाओं के दरबार, सुंदर चेहरे, रंग, रागमाला के चित्र और काल्पनिक परिदृश्य के भी मुख्य विशेष बात रहे। चलिए हटाइए, अब पहाड़ी चित्रकला के बारे में समझिए। अच्छा एक बात बताइए, चित्रकला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेंटिंग। क्या कहते हैं? पेंटिंग। याद रखिएगा, पहाड़ी चित्रकला का विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे कि उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में पनपी। पनपना मतलब विकास होना, पनपना मतलब विकास होना। इसकी दूसरी विशेषताएं है कि इसमें कोमलता, सुंदर लय, प्रकृति, सूक्ष्म चित्रण, मानवीय भावनाओं की गहरी समझ दिखाई देती है। इसका मुख्य और केंद्रीय विषय भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम, है ना, कृष्ण लीला और 12 मासा ऋतुओं का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा कि पहाड़ी चित्रकला का विकास पहाड़ी सतारी ऐसे भी बोल सकते हो, पहाड़ी सतारी, यानी कि पहाड़ी चित्रकला का विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुआ है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में इसका विकास हुआ है। इसकी मुख्य विशेषता भी समझ ही चुके हैं, है ना। इसके बाद याद रखिएगा, इसका मुख्य केंद्र जो है भगवान राधा और कृष्ण केंद्र में है, उनके लीला को जो है सो यहाँ पर दिखाया गया है। तो बताइए पहाड़ी चित्रकला और दक्कन चित्रकला को समझे कि नहीं समझे? अब है स्थानीय चित्रकला। स्थानीय चित्रकला क्या होता है तो देखिए, स्थानीय को अंग्रेजी में लोकल सब समझता है। लोकल मतलब होता है स्थानीय। अब एक बात समझिए, लोकल तो समझ गए,
लोकल का हिंदी स्थानीय तो समझ गए। अब स्थानीय कला की अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, स्थानीय कला है ना, किसी विशेष क्षेत्र, स्थान या समुदाय के लोगों द्वारा अपनी पारंपरिक संस्कृति, जीवन शैली और स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकसित कला रूपों से है। पहले बता दिए, यह किसी विशेष क्षेत्र की बात करता है। स्थानीय का मतलब किसी विशेष क्षेत्र की बात करता है। आपके क्षेत्र की जो कला है, बताइए कौन सा कला है? मधुबनी पेंटिंग यानी कि मधुबनी चित्रकला, इसको ही स्थानीय कला हम कहेंगे। समझ में आ गया मेरी बात? यह चित्रकला जो है आपको हस्तशिल्प है ना, यानी कि हाथ से बनाई जाती है चित्रकला और लोक संगीत के रूप में पीढ़ियों से सहज रूप से आगे बढ़ती है। स्थानीय कला की मुख्य विशेषताएं और भी बहुत सारी है, लेकिन बस थोड़ी सी विशेषता ये समझिए कि यह मिट्टी, बांस, पत्थरों, प्राकृतिक रंगों जैसी आसानी से मिलने वाली चीजों का उपयोग किया जाता है। अब है आपको आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रकला बोलने से स्पष्ट है, आधुनिक मतलब मॉडर्न, मतलब नए जमाने का जो चित्रकला है ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब कहेंगे कि आधुनिक कला की आधुनिक चित्रकला की थोड़ा सा परिभाषा दे दीजिए तो समझिएगा। देखिए 1860 के लगभग से, फिर से समझिए, लगभग 1860 के दशक से 1970 के दशक के बीच में बनी उन कलाकृतियों से है जिसमें कलाकारों ने पुरानी और पारंपरिक शैलियों को छोड़ करके नए शैलियों का प्रयोग किया, उसे ही आपको आधुनिक चित्रकला कहा जाता है। 1860 से लेकर के आपको 1970 के दशक के बीच में याद रखिएगा। 1860 से लेकर के 1970 के दशक में पुरानी परंपरा को छोड़ करके, पुरानी शैलियों को छोड़ करके नए शैलियों का प्रयोग करके जो चित्रकला का निर्माण किया गया, उसे ही आधुनिक चित्रकला कहा गया। ठीक है, तो आधुनिक चित्रकला भी आप समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं डी वाले पॉइंट्स पर। तो ये सब अभी क्या पढ़ रहे हैं? अब कुछ बच्चों के मन में आ गया, सर ये पढ़ा क्या रहा है, आप सबका परिभाषा बता रहे हैं, पढ़ा क्या रहा है? तो देखिए समझ लीजिए, आपको बताते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जिन टॉपिक की हम लोग चर्चा आगे करने वाले हैं, समझिए वही टॉपिक अभी यहाँ पर हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है ना, कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे है आपको नृत्य और संगीत। नृत्य का मतलब जानते ही हैं, डांस होता है। संगीत का मतलब समझते हैं, संगीत का संधि विच्छेद याद रखिएगा। संगीत का संधि विच्छेद होता है स म शुद्ध हो जाता है, यानी कि मोहलंत सम जोड़ गीत को ही हम लोग संगीत कहते हैं। अब कहेंगे कि संगीत कहते किसे हैं, तो देखिए किसी भी बातों को, किसी विचारों को आप तौर तरीका से अगर गा दिए है ना, बजा दिए, तो उसे संगीत कहा जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो याद रखिएगा, ये शास्त्रीय नृत्य। अब कहेंगे शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, तो ऐसा नृत्य जो शास्त्रों के नियम कायदे से बंधे हुए हो, ऐसी नृत्य जो शास्त्र के है ना रागों से, शास्त्र के अनेक नियमों से जुड़कर प्रस्तुत किया जाता हो, उसे हम लोग शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। अब है लोक नृत्य। ये सबसे आसान लोक नृत्य ही है। गाना बज गया, लोग थोड़ा थोड़ा कमर हिला लिया है ना, जैसे मन तैसे हिला लिया, वही हो गया लोक नृत्य। फिर आगे है गायन एवं वादन। गायन मतलब गाने की क्रिया, वादन मतलब बाजा को बजाने की प्रक्रिया। बाजा में ये मत समझ लेना डीजे वाला, हारमोनियम है ना, बेंजो, कैसियो, ऑर्गन, वीणा, बहुत सारा। अब है रंगमंच। अब रंगमंच के बारे में भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। रंगमंच को अंग्रेजी में कहा जाता है थिएटर। जैसे गांव घर में लोग छोटा सा बाजा खरीदता है, उसको कहता है होम थिएटर। मतलब घर में रंगमंच है ना करने का एक साधन हो गया, वो होम थिएटर जिसको कहते हैं। रंगमंच का मतलब क्या हुआ, तो एक ऐसा स्थान जहां पर नृत्य या संगीत को दृश्यात्मक रूप में लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम लोग रंगमंच या थिएटर कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अब आगे है आपको भाषा और साहित्य। भाषा को कौन नहीं जानता है? भाषा की प्रक्रिया तो आप लोग जब से पैदा लेते हैं तब से ही सीख जाते हैं, है ना। चाहे दूध पीने की भाषा हो, चाहे आपको रोने की भाषा हो, सॉरी ये कोई किसी जरूरत को पूरा करने की भाषा हो, है ना। रोना भी एक भाषा है, बच्चों की भाषा तो वही होता है रोना। क्वींग करना, क्वींग का मतलब तो किकियाना होता है, ठीक ना, मतलब बहुत छोटे में करते हैं। हाँ, तो वो सब एक भाषा कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, भाषा की अगर परिभाषा की बात करें तो भाषा जो है विचारों को अभिव्यक्त करने का वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम दूसरे के विचार को समझते हैं और अपने विचार को दूसरे के पास तक साझा करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, है ना। सभी भाषा की लिपि होती है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अब आगे है भाषा और साहित्य। अब कहेंगे कि सर साहित्य का मतलब क्या होता है, तो जरा साहित्य को भी समझिएगा। साहित्य के शाब्दिक अर्थ की अगर बात करूं तो याद रखिएगा, साहित्य का भाव या साथ मिलकर होना, साथ मिलकर होना।
जो किसी भाषा के लिखित या मौखिक ऐसे ज्ञान के भंडार को दिखाता है जिसमें समाज भावनाओं और सुंदर विचारों का समावेश किया जाता है। साहित्य की परिभाषा की अगर बात करूं तो याद रखिएगा, साहित्य वह कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें मानव अनुभव, भावनाएं, विचार शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे ही हम लोग साहित्य कहते हैं। जैसे कि अब एक बात बताते हैं, अब पतंजलि के द्वारा योग सूत्र का निर्माण किया गया, उसमें कई योग के बारे में, कई रोग निवारण के बारे में बताया गया, कई औषधियों के बारे में बताया गया। तो देखिए, ये औषधियों के बारे में पहले उनको जानकारी हुई, तब तो वो किसी बुक्स में लिखे, वर्णित किए। तो वही बात कहा जा रहा है कि वो जो कुछ भी लिखे, अब मतलब अपना विचार लिखे ना, वो जो कुछ भी लिखे अपना अनुभव लिखे ना, वो कुछ भी लिखे है ना, तो वो अपने भावनाओं को लिखे ना। जैसे कुछ लोग मोटिवेशन बनाते हैं, मोटिवेशन का कोई बुक है उसको पढ़िए, है ना, तो कहते हैं ना कि बहुत सारा ऐसा मोटिवेशन है कि इंतजार करने वाले को जो है समय की घड़ी बहुत लंबी हो जाती है और कुछ काम करने वालों को समय कम पड़ जाती है। मतलब तो ये बात सब कोई व्यक्ति नहीं लिखा, तो कोई व्यक्ति अगर लिखा है तो पहले उसको इस बात का अनुभव हुआ तो उसके अंदर ये भावनाएं आई, और जब भावनाएं आई तो उसको कहीं ना कहीं लिखा। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि साहित्य जो है वह कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, अपने विचार और अपने भावनाओं को, है ना, शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। अब देखिए, शब्दों के माध्यम से जो व्यक्त करेंगे तो वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है ना। लेकिन साहित्य की बात जब भी होगी तो उसमें याद रखेगा मौखिक नहीं लिखित होगा, मौखिक नहीं लिखित होगी। अभी जो आप पढ़ रहे हैं भारत की संस्कृति इतिहास का एक चैप्टर है या टॉपिक ही कहिए, तो ये भी अगर कोई ना कोई व्यक्ति कहा तब तो वो लिखित रूप में आपको दिया आपके पास तक, और आप इसे पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, इतिहास हो, भूगोल हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय क्यों नहीं हो, सबको हम लोग साहित्य ही कहेंगे। पहले के लोग साहित्य के नाम से ही जानते हैं, अभी हमारे फादर लोग भी साहित्य ही बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसलिए याद रखिएगा, साहित्य क्या है, तो आप कहेंगे कि साहित्य जो है ना वह कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, अपने भावना और अपने अनुभव को शब्दों के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि व्यक्त करते हैं, तो उस अभिव्यक्ति को ही हम लोग साहित्य कहते हैं। साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहा जाता है। साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहा जाता है। अब बताइए, यहाँ तक की बात आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। इसी साहित्य के अंतर्गत बहुत कुछ आते हैं, बहुत इसके प्रकार हैं, जैसे कि कहानी की कोई किताब है, उपन्यास की कोई किताब है, नाटक की कोई किताब है, निबंध की कोई किताब है, जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है, कविता है, गीत है, दोहे है, गजल है, ये सब आपको क्या है, ये साहित्य के एक प्रकार है। तो बताइए, साहित्य समझे कि नहीं समझे? और अभी जस्ट बताए कि साहित्य में आपको कोई भी भाषा का किताब हो, इतिहास हो, भूगोल, नागरिक हो, सब इसमें आ जाएंगे। तो देखिए, भाषा और साहित्य में क्या सब पढ़ना है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गजल, असमी, ये सब क्या है, भाषा और साहित्य के एक प्रकार है, भेद कह सकते हैं। फिर एफ वाले पॉइंट में एक दिया है धर्म दर्शन। क्या दिया हुआ है? धर्म दर्शन। धर्म दर्शन में आपको जो है संस्कृति और सभ्यता के बारे में तो नहीं, बस धर्म दर्शन एक अलग सा पॉइंट है, तो थोड़ा सा धर्म दर्शन को भी आप समझ लीजिए। धर्म दर्शन के अगर परिभाषा की बात करूं तो याद रखिएगा, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, अर्थात धर्म से जुड़ी हुई मान्यताओं, विश्वासों, सिद्धांतों और अनुभवों का तार्किक, बौद्धिक और आलोचनात्मक अध्ययन जो है उसे धर्म दर्शन कहा जाता है। फिर से एक बार समझिए, धर्म से जुड़ी मान्यता, धर्म से जुड़ी हुई मान्यता कि हम लोग को अगर सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ है, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, है ना, ये क्या कहते हैं उसको, दुर्गा पूजा हुआ है, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, आरती पहले नहीं बाद में करना चाहिए, या फिर पहले करना चाहिए, प्रसाद ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाना चाहिए, ये सब क्या धार्मिक मान्यता हुआ ना। तो वही बात कर रहा है कि धर्म से जुड़ी मान्यता, धर्म से जुड़ा हुआ विश्वास, धर्म से जुड़ा हुआ सिद्धांत, धर्म से जुड़ा हुआ अनुभवों का जो तार्किक, बौद्धिक और आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग धर्म दर्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब जो है धर्म दर्शन आप समझ गए। अब है संस्कृति और सभ्यता। अब कुछ लोग जो है संस्कृति और सभ्यता को एक जैसा ही शब्द मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभ्यता और संस्कृति दोनों में अंतर है। सभ्यता को अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहा जाता है, संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर कहा जाता है।
अब संस्कृति क्या है इसकी चर्चा तो हम आपको पहले ही क्लास के शुरुआत में ही कर दिए थे कि संस्कृति किसी विशेष समूह या किसी समाज की, है ना, आपको रहन सहन, वेशभूषा, खान पान एवं अन्य गतिविधियों का एक तरीका है, एक शैली है, उसे हम लोग संस्कृति कहते हैं। संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सभ्यता के बारे में। देखिए, सभ्यता का अर्थ है मानव समाज की वह उन्नत और संगठित अवस्था जिसमें लोग शहरों में मिलकर रहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? उनका खान पान, रहन सहन, कानून, तकनीकी विकास उच्च स्तर का होता है। याद रखिएगा कि जैसे आप पढ़े थे हड़प्पा संस्कृति, ये हड़प्पा सभ्यता, तो याद रखिएगा सभ्यता शब्द का यूज जो किया जाता है ना, खासतौर पर शहरों के लिए किया जाता है, और मतलब उन क्षेत्रों के लिए किया जाता है। शहरों तो कह ही सकते हैं, मोटे तौर पर ये समझिए कि उन क्षेत्रों के लिए सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां पर खान पान, रहन सहन, कानून, विधि व्यवस्था और तकनीकी का विकास जो है आपको हाई लेवल का होता है, यानी कि ऊंचे लेवल का होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार फिर से समझिए, सभ्यता का अर्थ है मानव समाज की वह उन्नत और संगठित अवस्था। देख रहे हैं बात को, पकड़ रहे हैं? उन्नत और संगठित। उन्नत यानी कि जो प्रोग्रेस कर चुका है ना, उन्नत और उन्नत मतलब जिसका प्रोग्रेस हो चुका है, संगठित जो एकदम संगठित है। समझ आ रहे मेरी बात? तो वही कह रहा है कि मानव समाज की वह उन्नत और संगठित अवस्था जिसमें लोग शहरों में मिलकर रहते हैं, शहरों में मिलकर आते हैं। अब देखिए, शहरों की बात आ गई ना, तो शहर के लोग कैसे होते हैं? गांव घर के जैसे तो उतना गरीब नहीं होते हैं, क्योंकि भाई उनको रूम रेंट भी कितना सारा पे करना होता है, बिजली बिल पे करना होता है, पानी का बिल पे करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब बिल पे करेगा कौन? जिसके पास गांव घर से उठे हुए व्यक्ति होंगे, है ना, जिनका इनकम अच्छा होगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि सभ्यता शब्द का प्रयोग खासतौर पर शहर से जोड़ करके किया जाता है, और इसलिए आप एक चैप्टर पढ़े होंगे इतिहास में, इंटर क्लास में, हड़प्पा सभ्यता। और ये भी पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप पढ़े थे नगरीय या शहरी सभ्यता थी। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? अब पुरानी बात आपको यहाँ पर कंबाइंड हो रहा है, तो आपको क्या हो रहा है कि आपका एडेप्शन, आप जो आत्मसात करते होंगे, एकदम फिक्स होता होगा आपको। आगे समझिएगा, तो कह रहा है कि इसमें लोग शहरों में मिलकर रहते हैं और उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, कानून, विधि व्यवस्था, तकनीकी विकास हाई लेवल का होता है, यानी कि उच्च स्तर का होता है। यह हमारे बाहरी जीवन के ढंग, भौतिक प्रगति को दिखाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आपको आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। चलिए, तो संस्कृति और सभ्यता दोनों आप समझ चुके होंगे। अब जरा इसमें क्या लिखा, जरा उसको भी हम लोग जान लेते हैं। संस्कृति सामाजिक गुण और दीर्घकालीन पद्धति। बिल्कुल सही बात है। संस्कृति, अभी भी बहुत सारे ऐसे नियम कायदे हैं जो अंधविश्वास लोगों को नजर आता है, और ये अंधविश्वास वाली बातें कहाँ के लोग करते हैं? अगर किसी को सांप काट ले, लोग उसको झरवानी फुकवाने ले जाता है, तबियत खराब हो जाए उसको झरवानी फुकवाने ले जाता है। कहाँ के लोग? गाँव के लोग। दैट मीन्स वो ज्यादा अभी भी प्रोग्रेस नहीं किया है, वो उन्नत नहीं किया है, और इसलिए वो इस तरह का कदम उठाता है, और उस कदम उठाने के चलते ही उसके व्यक्ति जो होते हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन शहर के लोग ऐसा नहीं करते, उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आपको आया कि नहीं आया? तो कह रहा है कि संस्कृति में क्या होता है कि दीर्घकालिक मतलब लंबे समय से चल रहे कुछ नियम कायदा को लेकर के लोग ढोते आते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? हम क्या कहना चाह रहे हैं? ढोते आते, ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा, हमारी दादी लोग ऐसे नहीं करते थे, हमारी सास भी ऐसे नहीं करती थी, वो ऐसे ही करता था, है ना, उससे वो छुआ जाएगा, इससे वो छुआ जाएगा, ऐसे होगा, वो सब, ये सब छुआने टुआने वाला काम कहाँ चल रहा है? किसी के बॉडी में भिड़ गया तो कहेगा हम छुआ गए, अब गंगा स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम नहाना पड़ेगा। ये सब बात कहाँ पर चल रहा है बताइए? छुआछूत की भावना कहाँ चल रहा है? गाँव में। शहर में चलता है? नहीं चलता। तो समझ लीजिए कि संस्कृति की बात जब भी होगी तो उसको किससे जोड़िएगा? गांव से जोड़िएगा। और सभ्यता की बात जब भी होगी तो शहर से। अरे और कुछ नहीं तो इतना तो जरूर समझ गए होंगे आप लोग। फिर आगे है तो वही करा कि अब लाइन पर ध्यान दीजिए कि संस्कृति सामाजिक गुण और दीर्घकालीन पद्धति समुदाय में रीति रिवाज, नैतिकता, आस्थाओं का एक समूह है। यहाँ पर आस्थाओं का बहुत सारा जो है सो जटिलता देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर मैं सभ्यता की बात करूं, सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो सभ्यता मानव समाज की प्रगतिशील, हम बताएं ना कि उन्नत की बात होती है, जो प्रोग्रेस कर चुका है या प्रोग्रेस नहीं किया था कम से कम उन्नतिशील है, प्रगतिशील है। तो प्रगतिशील अवस्था है ना। सभ्यता में आप क्या देखें कि यह मानव समाज की प्रगतिशील अवस्था है। यह कैसी है? प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील है।
सभ्यता और संस्कृति अंतः संबंधित है। हाँ बिल्कुल, इतना कहने के बावजूद भी कह रहा है कि यह दोनों जो है इंटर रिलेटेड है, यह जो है आपको एक दूसरे से संबंधित है, सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। तो सभ्यता और संस्कृति को आप लोग एक जैसा मत समझ लीजिएगा, आज से दोनों एक दूसरे से संबंधित है लेकिन दोनों एक जैसा नहीं है। चलिए, तो याद रखिएगा, सभ्यता और संस्कृति अंतः संबंधित है। लोक संस्कृति से तात्पर्य क्या है? अब ये लोक संस्कृति एक नया वर्ड आया। लोक संस्कृति से तात्पर्य है कि सामान्य लोगों की संस्कृति परिपाटी है ना, सांस्कृतिक परिपाटी। मतलब लोक संस्कृति मतलब लोगों के द्वारा जिसका निर्माण किया गया हो उसे लोक संस्कृति कहेंगे, है ना, समझ में आ गया। भारत के आरंभिक सांस्कृतिक संबंध दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पास बनाए। फिर से समझिएगा इस लाइन को जरा। कहता है कि लोक संस्कृति से तात्पर्य सामान्य लोगों की परिपाटी से है। फिर आगे लिख रहा है कि भारत के आरंभिक सांस्कृतिक संबंध, मतलब भारत देश की संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो इसका जो संस्कृति सांस्कृतिक संबंध है, कहने का मतलब भारत देश की जो संस्कृति है वह आपको कहाँ का नकल किया गया, तो आप कह सकते हैं कि एशिया महादेश के दक्षिणी पूर्वी। नहीं समझे अभी भी मेरा बात? तो भारत की जो आरंभिक संस्कृति मतलब शुरुआत की संस्कृति जो आपको देखने को मिलती है वह एशिया महादेश के दक्षिणी पूर्वी एशिया से जुड़ी हुई मिलती है। जबकि अगर व्यापारिक संबंध की मैं बात करूं तो यह आपको बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई मिलती है। बताइए, व्यापारिक संबंध, बहुत से व्यापारी, बहुत से बंगाल की खाड़ी, बहुत से व्यापारी, बहुत से बंगाल की खाड़ी। और संस्कृति का, आरंभिक संस्कृति का संबंध तो आप कहेंगे एशिया के दक्षिणी पूर्वी एशिया से जुड़ी हुई है, यानी कि वहां का कुछ अंश देखने को मिलता है, या कुछ अंश नहीं, पूरा पूरा अंश जो है एशिया महादेश। वैसे अभी भारत किस महादेश में है? एशिया महादेश में। तो एशिया महादेश के ही संस्कृति आए, लेकिन एशिया महादेश के किस एरिया के? तो आप कहेंगे दक्षिणी पूर्वी एरिया के जो संस्कृति थे वही संस्कृति भारत में भी नकल किया गया और वही अपनाया गया। तो बताइए कि भारत के आरंभिक संस्कृति पर जो है किस एरिया का प्रभाव पड़ा था? तो आप कहेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रभाव पड़ा था। और मतलब व्यापार का कार्य जो किया जाता था भारत के आरंभिक समय में, मतलब जिस समय जो है आपको भारत का ये हुआ ना, क्या कहते हैं उसको, कुल मिला के ये समझिए कि जब भारत की खोज हुई, हालांकि भारत की खोज तो नहीं हुई, मतलब सॉरी, हाँ भारत की खोज हुई, बिल्कुल भारत की खोज हुई। तो मतलब खोज हुई तो वहां भारत में जो कुछ भी होगा नया ही होगा। तो वो जो नया होगा ना, तो वही कह रहा है कि जब भारत की खोज हुई तो उस समय जो है आरंभिक रूप से जो व्यापार का कार्य किया जाता था वह आपको कहां से? तो बंगाल की खाड़ी के पास आपको बनाए गए, वहीं से आपको किए गए थे। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जो भी पढ़े हैं बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 हेतु बहुत ही बेहतरीन नोट्स आप पढ़े हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न अगर संस्कृति से आया तो छूटने वाला बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए आप सभी लोग हमारे इस मेहनत को देखते हुए कम से कम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको हमारा पढ़ाई कैसा लगा, अगला कौन सा सब्जेक्ट आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ये भी एक प्यारा सा कमेंट मुझे करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।